सो हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आई एम श्योर कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई एकदम ज़ोर शोर से चल रही होगी। आपके लिए मैंने एक शेड्यूल का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, हमारे चैनल पर है, जाकर देखिए कि कैसे हम 40 दिनों में पूरा इकोनॉमिक्स और BCK का सिलेबस कवर करने वाले हैं। और नवंबर के 25 नवंबर से पहले पहले आई एम ट्राइंग कि हम पूरा सिलेबस कवर कर दें। और प्लस क्लासेस में जो हमारी स्पेशल क्लासेस होंगी उनमें हम MCQs भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके दोनों चीज़ें कवर हो जाए कि एक तो आपका जो चैप्टर का कंटेंट है वो कवर हो जाए, उसके साथ साथ जो MCQs एग्जाम में आ सकते हैं। एंड हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी MCQ को लेके वो रहेगी कि जो ICAI के स्टडी मटेरियल में गिवन MCQs हैं, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि ACIA के स्टडी मटेरियल के बाहर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वही आएगा, चाहे हो सकता है कि कुछ वर्ड्स को इधर उधर घुमा फिरा दें, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। सो वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी MCQ, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो हम कवर कर ही रहे हैं। तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई भी, देखो एक तो आपके पास यूट्यूब पे क्लासेस फ्री हैं, आप जितना चाहो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। रिविजन क्लासेस आपकी चल रही हैं, हर सब्जेक्ट की चल रही हैं, और सब लोग पूरी मेहनत करके आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स खरीदना चाहते हो फॉर योर अपकमिंग फाउंडेशन एग्जाम, या फिर आप अपने नेक्स्ट फाउंडेशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप ये कोर्स खरीद सकते हो। यू हैव टू ऑप्शन, वन इज प्लस, सेकंड इज आइकॉनिक। प्लस के अंदर जो आपको चीजें मिलती हैं जैसे कि लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, ये सब आपके सामने है स्क्रीन पर। आइकॉनिक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती है, आपके सामने हो भी स्क्रीन पर। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ सुटेबल डिस्काउंट, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अगर आपका काम यूट्यूब क्लासेस से चल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको खरीदना है जिसमें आपको टेस्ट मिले, पर्सनल गाइडेंस मिले, एक स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, सब कुछ मिले, सो डेफिनेटली उसके लिए आपको ऐप पर जाके कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। मेरा कोड यूज कर लेना साहिल M, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हम अपनी आज की मेन मुद्दे पर आते हैं, दैट इज हमारा चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे BCK का चैप्टर नंबर 1। हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा सेकंड पार्ट है। आज हम कवर करेंगे, स्टार्टिंग कवर करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज को बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों के अंदर बोलूं कि हम लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी चीजें करते हैं सब कुछ एक एक्टिविटी है। अगर आप ध्यान से समझो, देखो BCK या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है ना, आप उनको अपनी डेली लाइफ से यू कैन वेरी इजीली रिलेट। ऐसा नहीं है कि आप एकदम कोई आउट ऑफ द सिलेबस आपसे बात हो जाएगी। जैसे हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात करूं कि भाई एशिया के अंदर ये टेरेन मिलता है, ये नदियां हैं, ये सब है, वो सब है। रशिया के अंदर ये टेरेन है, रशिया में यहां पर हमेशा बर्फ जमती है, साइबेरिया में ऐसा होता है। तो ये सब बातें ना आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि ठीक है ऐसा होता होगा, लेकिन आपने कभी नहीं देखा। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा लाइवली, एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है, ये भी देखो आप इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, मेजरली कॉमर्स का पार्ट अगर देखा जाए तो कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको आपकी लाइफ में एवरीडे देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटीज आप और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया मेजरली, वन इज इकोनॉमिक एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिस एक्टिविटी में हमारा प्रॉफिट मेकिंग इन्वॉल्व है, हमारा पैसा इन्वॉल्व है। कि जैसे मैं सुबह उठा, चलो स्टार्ट करते हैं सुबह उठने से। हम ऐसा बोलते हैं, हमें स्कूल में सिखाया गया कि जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको भगवान को याद करना चाहिए। चाहे आप जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, आपको जो जिस भगवान को आप मानते हो, आप चाहे मतलब आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जिस भगवान को आप मानते हो आप डेफिनेटली उनको याद करो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना को टाइम मिलता है। उसके बाद आप, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं। फिर बोलते हैं कि पेरेंट्स के पैर छूने चाहिए, अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए सुबह सुबह। तो ये सब ना, इन सब एक्टिविटीज में ना कहीं पर भी मॉनेटरी वैल्यू, कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि इट इज डन बाय और डूइंग बाय अ ह्यूमन ओनली। जैसे मानो कि मैं सुबह उठा और मैंने सुबह उठ के उठते ही मैंने एक्सरसाइज करी, है ना, तो वो एक एक्टिविटी तो है, लेकिन इट इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल।
सेकंड बात करता हूं कि मैं नहाया धोया रेडी हूं, सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकला, मैंने ऑफिस में जाके काम करना स्टार्ट किया। अब ऑफिस के अंदर हम काम क्यों कर रहे हैं? ऑफिस के अंदर हम काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जब मैंने ऑफिस का काम करना स्टार्ट किया, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिस एक्टिविटी के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, जिस एक्टिविटी के अंदर मनी इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अदर देन दोज एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना, आपको ये क्लासेस फ्री के अंदर प्रोवाइड हो रही है, तो दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई एनजीओ में टीचर जाके पढ़ाता है ना। देखो, टीचर भी एक सेम पर्सन दो तरह की एक्टिविटी करता है। एक सेम पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करेगा और सेम पर्सन वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी कर सकता है। मानो कि मैं एक टीचर हूं, है ना, मैं पढ़ाने के पैसे लेता हूं, या मानो कि मेरी सैलरी है, तो मेरे लिए टीचिंग इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं घर गया और मेरी सिस्टर को मुझसे कोई कॉन्सेप्ट समझना है, और मैंने अपनी सिस्टर को बैठ के 1 घंटा पढ़ाया, तो अब मैं सिस्टर से पैसे थोड़ी लूंगा, डेफिनेटली ना, कि मैं ये थोड़ी बोलूंगा सिस्टर को कि बेटा मैंने आपको 1 घंटा पढ़ाया है, मुझे आप 200 रुपए दो, ये तो नहीं बोलूंगा ना मैं उनको। सो पढ़ाना, एक सेम पर्सन, एक टीचर एक्टिविटी सेम कर रहा है, लेकिन वह एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकती है। तो इस तरीके से अपने माइंड में एग्जांपल्स को सोचो, आप अपने आसपास किन किन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक में और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो सके तो एक पेज पर एक लाइन बीच में उसको डिवाइड करके हाफ लिख भी लो कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे आसपास हो रही है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे आसपास हो रही है। तो आइए चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और कुछ डिटेल में पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग, मेकिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ providing, making, buying, selling of commodities or services by people to earn a living. So see, this is the major keyword here, earn a living. This is the major keyword here. An economic activity is an activity of providing, making, buying and or selling of commodities यानी goods and services by people to earn a living। कि मतलब हम किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई गुड्स बना रहे हैं या हम कोई कमोडिटीज बना रहे हैं और फिर उसको सेल कर रहे हैं, और उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न सम मनी, टू अर्न अ मनी टू सेटिस्फाई माई डे टू डे नीड्स ऑफ लाइफ। अब डे टू डे नीड्स ऑफ लाइफ क्या है? अब सुबह उठते ही हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब मानो आपको घर में एसी चाहिए, आपको घर में फैन चाहिए, आपको घर में लाइट चाहिए, आपको घर में खाना चाहिए, आपको घर में नहाने के लिए साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको घर में देखोगे तो कोई भी चीज आपके घर में फ्री में नहीं आती। हर चीज के लिए यू नीड मनी एंड टू गेट दैट मनी यू हैव टू वर्क। सो if you are working somewhere or you are running a business and your basic objective to earn a living, to earn some money to satisfy or to fulfill your day to day needs of life, that activities are known as economic activities। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, अर्निंग इन्वॉल्व है, दैट एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व मनी। सो here again we are talking about money, another major keyword, activities that involve money or the exchange of products or services, you can also say exchange of goods and services, are economic activities। The three type of economic activities are as follow। one is business, second is profession, third is employment। कोई business कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कोई प्रोफेशनल पर्सन है, पैसा कमा रहा है, कोई एम्प्लॉयड है किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान पे पैसा कमा रहा है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन तीनों के बारे में ना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बारे में आगे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, तो बेसिकली हम एक रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं। ये हमारी क्लासेस चल रही है जो हम चाहते हैं कि बच्चों को उतना पढ़ाया जाए जितना एग्जाम में आना है। हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, एक्स्ट्रा बातें या फिर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, हम उतना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे कि आपका एग्जाम में, एग्जाम ओरिएंटेड आपकी हम इस टाइम एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं। हम इस क्लासेस के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर पढ़ेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको हमें 6 महीने पहले पढ़ना था। देखो, अगर अभी हमारा जून जुलाई चल रहा होता ना, तो मेरा टीचिंग स्टाइल दूसरा होता, लेकिन अभी सिर्फ 60 डेज है एग्जाम में,
है ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई हम नवंबर से पहले पहले अपना सिलेबस एक बार कवर करें, जिससे कि मैं आपको इन सब चीजों की एक बार रिवीजन और करा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज टू अदर्स विदाउट एनी कंसीडरेशन। देखो ये लाइन पढ़ लो, विदाउट एनी कंसीडरेशन, विदाउट एनी कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। कि मतलब मैं आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको जो काम आपके लिए कर रहा हूं, आई डोंट वॉन्ट मनी फ्रॉम दैट, आई डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड माई वर्क। सो दोज काइंड ऑफ वर्क, दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो जैसे कि मैं अभी घर से बाहर जाऊं, मानो आपकी क्लास लेके मैं अपने ऑफिस से बाहर जाता हूं, ठीक है, बाहर जाके मैं कुछ सामान खरीदने का, मुझे एक बुजुर्ग अंकल मिले और मुझे वो बोलते हैं कि बेटा मुझे रोड क्रॉस करवा दो। मैंने अंकल का हाथ पकड़ा प्यार से, अंकल को रोड क्रॉस करवाई, और अंकल को ऑटो पे बिठाना था, अंकल को रिक्शे पे जाना था, जहां जाना था मैंने अंकल को बिठाया, और मैं अपना अंकल को बिठा के वापस अपना काम करने, जिस काम के लिए नीचे गया था वो काम करने चला गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ना मैंने एक एक्टिविटी करी है, मैंने इस काम पे एक एक्टिविटी करी है, लेकिन मैंने वहां पर अंकल से पैसे नहीं लिए। जो मेरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा उसके पीछे मोटिव है, वो फाइनेंशियल मोटिव नहीं है, मुझे उससे फाइनेंशियल गेन्स नहीं चाहिए, तो मैंने वहां अंकल से पैसे नहीं लिए। सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक अनदर प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि मैं ऑटो चलाता हूं, ठीक है, चलो मान लेते हैं मैं पढ़ाने से, टीचर से एक ऑटो चलाने वाला बन गया, है ना। तो मैंने बोला कि चलो यार आज एक दिन ऑटो चलाएंगे। तो मैंने सुबह सुबह ऑटो स्टार्ट किया और मैं अपना घर से निकल गया ऑटो को लेके, और जैसे मुझे बाहर सवारी मिली तो सवारी से मुझे बोला कि भैया मुझे करोल बाग जाना। तो मैंने कहा भैया ठीक है, 100 रुपए लगेंगे, बैठ जाओ। वो बैठे, मैंने उनको करोल बाग छोड़ा, वो उतरे, उन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए और मैं अपना छुट्टी। तो मैंने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करी, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले मैंने उनसे पैसे ले लिए, वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, एक मेरे पास बुजुर्ग से अंकल दोबारा आते हैं, मैं ऑटो में बैठा हूं करोल बाग मेट्रो के नीचे, ऑटो के अंदर हूं, मैं वेट कर रहा हूं सवारी आएगी, पैसे लूंगा। जैसे मेरे पास अंकल है, अंकल बोलते कि बेटा मुझे ना 2 रेड लाइट पार करके छोड़ दो। मैंने कहा अंकल 30 रुपए लगेंगे। अंकल ने बोला बेटा पैसे नहीं है। मैंने अंकल मेरा तो काम है ऑटो चलाने का, मैं बिना पैसे कैसे काम करूंगा। अंकल ने बोला बेटा कोई बात नहीं, आज एक बुजुर्ग को बिना पैसे के छोड़ दो, भगवान आपको 1000 सवारियां देगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, अंकल को जरूरत है तो अंकल को छोड़ देते हैं। अंकल मेरे ऑटो में बैठे, मैंने अंकल को 2 रेड लाइट पार करके उतार दिया। अंकल उतरे, अंकल मेरे को नमस्ते बोली, मैंने अंकल को नमस्ते बोली और अंकल चले गए। तो यहां पर जब मैंने ऑटो अंकल को बिठाया तो मैंने एक बात क्लियर कर ली थी कि इस राइड के पीछे या अंकल की सवारी के पीछे, इस सवारी के पीछे जो मैं 2 रेड लाइट पार करके अंकल को छोड़ूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है। तो देखो सेम टाइम पे जहां पर मैं एज अ ऑटो ड्राइवर काम कर रहा हूं, वहीं पर मैंने एक एक्टिविटी करी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जब मैंने अंकल को 2 रेड लाइट पार छोड़ा, so that activity is known as non-economic activity because I am not getting any financial gains from that activity. मतलब I am providing services but मैं फाइनेंसेस ये पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं, वहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आपके नीचे कुछ एग्जांपल है यहां पर, जैसे हॉबीज, अ मदर टीचिंग टू हिज सन, अ फादर प्लेइंग विद हिज डॉटर, विजिटिंग अ टेंपल, free teaching to poor students. Let's take 2 examples from this. The second example is a mother teaching to his son. अब आपने देखा है ना कि जो हमारी प्यारी मम्मी है, हम सबको उन्होंने बचपन में कभी ना कभी जरूर पढ़ाया है और मारा है, छड़ी से पिटाई भी हुई है, थप्पड़ भी लगे हैं, झाड़ू से पिटाई भी हुई है। मेरी तो बड़ी पिटाई हुई है भाई। तो क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा ऐसे क्रिएटिव सा और कम पढ़ने वाला बच्चों में से था, लेकिन हाँ आगे चलते चलते मुझे पढ़ाई के अंदर कुछ इंटरेस्ट आ गया, तो अब मुझे इट्स माई प्रिविलेज कि मुझे मौका मिलता है आप जैसे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का, और हमारी यही एक ख्वाहिश रहती है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो लाइफ में कुछ कर लें। तो सेकंड पॉइंट है अ मदर टीचिंग टू हिज सन। तो जब मम्मी प्यारी हमारी हमें पढ़ा रही है, हमारे एक बच्चे को पढ़ा रही है, तो उनसे पैसे नहीं लेती, पढ़ाती है, पढ़ाएगी भी सही, प्यार भी करेगी, खाना भी खिलाएगी, चाय भी पिलाएगी, कॉफी भी पिलाएगी, दूध भी पिलाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन पैसे नहीं लेगी। तो वहां पर जब एक मम्मी अपने बेटे को पढ़ा रही है तो उससे पैसे नहीं ले रही, तो दैट इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट, थर्ड देखते हैं, अ फादर प्लेइंग विद हिज डॉटर। एक पिता अपनी बेटी के साथ खेल रहा है। आप किसी पार्क में चले जाओगे, बहुत ऐसे एग्जांपल दिखेंगे कि दादाजी अपने पोती के साथ खेल रहे हैं, कोई मदर अपने बेटे के साथ खेल रही है, कोई फादर अपने बेटी के साथ खेल रहे हैं। तो व्हाट यू विल रियलाइज ना, ऑल दोज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है,
कोई पिता अपनी बेटी के साथ या बेटे के साथ खेलने के पैसे नहीं लेता। तो वहां पर प्यार है, स्नेह है, मित्रता है, जो भी हो सकता है, लेकिन दैट एक्टिविटी इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट्स फ्री टीचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स। तो मानो कि मैं पढ़ाता हूं एज अ प्रोफेशनल, आई एम अ टीचर, मेरा प्रोफेशन अब पढ़ाना है, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने के पैसे लेता हूं, क्योंकि डेफिनेटली मुझे भी घर चलाना है, हमारे भी अपने खर्चे होते हैं। सो हर चीज में बच्चे कोचिंग सेंटर के अंदर फीस भरते हैं, टीचर फीस लेके बच्चों को पढ़ाता है, दैट इज अ प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अब मैंने डिसाइड किया कि यार पढ़ाने के पैसे लेने के साथ साथ मैं सैटरडे और संडे एनजीओ में जाके कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। जो बच्चे एनजीओ में रहते हैं, जो बच्चे अनाथ है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो पैसे दे ही नहीं सकते, मैं उन बच्चों को फ्री में जाके पढ़ाऊंगा। तो मेरी एक्टिविटी का नेचर वही है, यहां भी पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक जगह आई एम गेटिंग मनी, एक जगह मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। सो जब मैं मंडे टू फ्राइडे कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊंगा तो दैट इज नोन एज दैट विल बी कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जब मैं सैटरडे संडे एनजीओ में जाके बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड आई एम श्योर कि आपको अभी तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने कुछ पॉइंट है, जैसे मैंने बात किया कि एक टीचर है, देखो पहला पॉइंट देखो, दिस इज, यहां पर भी एक टीचर पढ़ा रहा है, यहां पर भी एक टीचर पढ़ा रहा है ना। एक पहले वाले में जो हमारा ये वाला है, दिस वन, यहां पर एक मैम पढ़ा रही है, शी इज टीचिंग इन अ स्कूल, डेफिनेटली शी इज गेटिंग अ गुड सैलरी, सो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट हियर आई कैन सी दिस लेडी इज टीचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स एंड शी इज नॉट गेटिंग एनी मनी। वी आर जस्ट हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो हमारी मैम है हमारे सामने, शी इज नॉट गेटिंग एनी मनी, ये एनजीओ के अंदर पढ़ाने गई है, गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, तो उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। तो इस पॉइंट पे हमें क्या समझने को मिल रहा है कि दोनों लोग टीचर हैं, दोनों लोग एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नीचे आ जाओ, दिस मैम एंड दिस मैम, आप अगर इस तरफ देखो इस पिक्चर में, तो यहां पर एक मैम एज अ वर्किंग एज अ शेफ, चाहे आपके अब आई डोंट नो कि वो किसी कैफे के अंदर है, किसी रेस्टोरेंट में है, किसी बड़े 5 स्टार होटल में शेफ है, बट शी इज गेटिंग सैलरी, जो वो काम कर रही है उनको सैलरी मिलेगी। सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन कर वो कुकिंग रही है, एकदम व्हाइट बढ़िया ड्रेस पहन के, एकदम लाल, एकदम स्कार्फ वाफ पहन के बढ़िया एकदम स्टाइलिश से, शी इज अर्निंग फ्रॉम हर सर्विसेज, जो वो कुकिंग की सर्विसेज किसी कैफे में, किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट के अंदर प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये देखने को मिलता है कि शी इज, उनको सैलरी मिल रही है। जब उनको सैलरी मिल रही है तो दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां पर हमारी प्यारी दादी जी हैं, दादी जी बोल लो, नानी जी बोल लो, जो मर्जी बोल लो, यहां पर हमारी प्यारी दादी, हमारी नानी जी, हमारी दादी जी हमारे लिए कुछ चावल बना रही है, पुलाव बना रही है बच्चों के लिए। तो यहां पर क्या है ना, यहां पर उनको पैसा नहीं मिलेगा, प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया कि दोनों एक्टिविटी कुकिंग है, एक्टिविटी सेम ही है, दोनों जगह कुकिंग हो रही है, लेकिन एक नॉन इकोनॉमिक है और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेम ऐसे ही आप काफी एग्जांपल अपने आसपास अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योरली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इन बोथ द सब्जेक्ट्स, वेदर इट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, हम दोनों के अंदर बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंड बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारा मेजर जो ध्यान रहेगा ना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे रहेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नहीं रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। बहुत सिंपल बात है, अगर किसी एक्टिविटी के अंदर फाइनेंशियल गेन्स, अर्निंग, इनकम, पैसा, मनी, रुपया अगर नहीं होगा मेरे दोस्त, तो वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। We cannot call that activity as a economic activity. So economic activities are income generating. It is the most basic characteristic. It is the most basic characteristic of an economic activity. कि economic activity में आपको हमेशा income generation, पैसा कमाना, earning a living जरूर दिखेगा। Economic activities are productive, definitely. Economic activity productive कैसे होगी? देखो, मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूं। अब मुझे किसी फैक्ट्री के ओनर ने बोला कि ठीक है, हम आपको हर महीने 15,000 रुपए देंगे और आपको यह काम करना है। अब मैं फैक्ट्री में जाऊं और जाके बैठूं, जाके वहां पे आराम से बैठा हूं, बातें कर रहा हूं, खाना खाया, वापस आ गया, तो 2-4 दिन बाद मालिक आके मारेगा अलग और नौकरी से अलग निकाल देगा, है ना भाई।
तो प्रोडक्टिव क्यों है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा प्रोडक्टिव होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव क्यों होगी? अगर वो प्रोडक्टिव नहीं होगी तो वो इनकम जनरेटिंग कभी हो ही नहीं सकती। अब मानो कि मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, एग्जांपल समझते हैं, तो मैंने बच्चों को बोला कि ठीक है आपको क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगे, बच्चों से फीस भी ले ली और बोला कि 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। बच्चों को फीस ली, बच्चों को बिठाया, लेकिन क्लासेस नहीं दे रहे हम। बच्चों, एक बच्चा 1 दिन वेट करेगा, 2 दिन वेट करेगा, 4 दिन वेट करेगा, 5 दिन वेट करेगा, उसका बच्चा बोला कि भाई अगर क्लासेस नहीं देनी है तो हमें कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिया क्यों था, हमसे पैसे क्यों लिए थे, हमारी फीस रिफंड करो। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दैट प्रोडक्टिवनेस एंड इनकम जनरेशन, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप इमेजिन कर लो, कोई फैक्ट्री इमेजिन कर लो, कोई शॉप इमेजिन कर लो, कोई कंसल्टिंग फर्म आप इमेजिन कर लो, चाहे आप सीए फर्म स्टार्ट करोगे, एक सीए बनने के बाद डेफिनेटली यू विल प्रोवाइड सम सर्विसेज। आप एक प्रोडक्टिव, एक प्रोडक्टिवनेस प्रोवाइड करोगे दूसरे पर्सन को, चाहे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में उनका आप हेल्प करोगे, एक फाइनेंशियल आप उनको एक सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, एक एडवाइस प्रोवाइड करोगे, तो आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। अदरवाइज आप उसमें इनकम जनरेट नहीं कर सकते। और मैं आई एम नॉट सेइंग कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑलवेज प्रोडक्टिव। ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट इज काइंड ऑफ अ टिपिकल कॉन्सेप्ट कि कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है। अब मानो ये पानी का ग्लास है, पता है ना आपको कि मैं कैसे पानी पीता हूं एग्जांपल के साथ। तो मानो ये पानी का ग्लास है, इस पानी के ग्लास के अंदर ये पानी है। एक तो ये इसकी यूटिलिटी है कि ये पानी का ग्लास से हम पानी पीते हैं, दिस इज इट्स यूटिलिटी। यूटिलिटी भी आपने पढ़ा है, यूटिलिटी आगे पढ़ेंगे भी सही। तो दिस इज इट्स यूटिलिटी, इसका ये काम है। चलो पानी पी लेते हैं जी। तो भाई कंजम्पशन, अब मैंने ये पानी पिया, मैंने इस पानी को कंज्यूम किया। अब मानो कि मैं अगर पानी कंज्यूम करना ही नहीं चाहता, अगर मानो कि मैं पानी कंज्यूम करना ही नहीं चाहता, तो एक टाइम बाद इस ग्लास की जो यूटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। जब इस ग्लास का बेसिक काम है मुझे पानी पिलाना, इसके अंदर पानी भर के पानी पीता हूं, तो अगर मैं पानी कंज्यूम करना बंद कर दूं, तो मैं बोल दूं कि भाई अब मैं ग्लास से पानी पीऊंगा ही नहीं, तो क्या होगा? तो जो इस ग्लास की यूटिलिटी है, जो इस ग्लास का बेसिक फंक्शन है, वो खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे इस ग्लास की सेल खत्म हो जाएगी। ग्लास की सेल नहीं होगी। अब धीरे धीरे इस ग्लास की जो सेल खत्म हो जाएगी, तो जो फैक्ट्री इस ग्लास को बनाती थी वो फैक्ट्री खत्म हो जाएगी। उस फैक्ट्री, जब ग्लास बनेंगे ही नहीं तो फैक्ट्री करेगी क्या? फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट करोगे? कुछ प्रोडक्टिव नहीं होगा। प्रोडक्टिव नहीं होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी। सो यू आर, आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। एवरीथिंग इज इन इकोनॉमी, इन कॉमर्स, इन बिजनेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। So consumption is an economic activity. I am explaining how consumption is an economic activity. So let's take another example. कि एक बाहर चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक बाहर चाइनीज रेस्टोरेंट है और कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया ऑनलाइन साइट्स पे कि चाइनीज खाना खाने से आपकी तबीयत खराब होती है या चाइनीज खाना खाने से आपकी आईज वीक होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोग चाइनीज खाने को छोड़ना, इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे। 1 लोग छोड़ेंगे, 2 लोग छोड़ेंगे, 3 लोग, 4, 10, 20, 100, फिर एकदम 100 के बाद 1 लाख लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी हो गई है ना कि सोशल मीडिया से आप कोई भी चीज फैला सकते हो, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो। तो सोशल मीडिया फैलाया गया कि चाइनीज खाने से आईज वीक होती हैं। तो धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि हाँ यार सच है, लोग मान लेते हैं कि हाँ यार सच है, ऐसा हो रहा होगा। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों को पता लगा और एकदम से ऐसा प्रोपेगेंडा फैल गया, सच हो गया कि हाँ यार चाइनीज नहीं खाना। तो सोचो, जब चाइनीज प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन खत्म हो गई तो जितने चाइनीज रेस्टोरेंट हैं सब बंद हो जाएंगे। जितने लोग चाइनीज रेस्टोरेंट पे काम करते हैं सब बंद हो जाएंगे। तो क्या हो गया? कंजम्पशन इज टोटली कनेक्टेड टू एन इकोनॉमी। कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो मैंने पैसे देके वो सामान खरीदा है, तभी मैं कंज्यूम कर रहा हूं। सो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरे घर पे खाना बना, मैंने कंज्यूम किया, वो खाना भी कहीं ना कहीं से परचेज करके बना होगा। अब मानो घर पे छोले चावल बनते हैं, मानो घर पे किसी के बनते हैं राजमा राइस, इट इज माई फेवरेट, इसलिए मैं ऐसे बातें करता हूं। पंजाबी हूं ना मैं, तो पंजाबी लोगों के राजमा चावल, छोले चावल ये फेवरेट होते हैं। तो मानो घर पे आज बनता है छोले चावल,
तो मैंने छोले चावल कंज्यूम कर लिए, लेकिन एक पॉइंट पे तो वो छोले चावल हमने वो चने, वो राइस, वो मसाले, वो करी के लिए जो भी चीजें डलेंगी अंदर उसके, उन सबको कभी ना कभी हमने कहीं ना किसी दुकान से परचेज किया होगा. सो कंजम्पशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है दोस्त, लास्ट पॉइंट समझते हैं. सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ. देखो सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ ये सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही. सेविंग की बात करूं, हम सेविंग करते हैं, उस सेविंग को यूज करते हैं, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेविंग आती कहां से है? सेविंग हमारे इनकम का, देखो इनकम को ना हम मोस्टली 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं. कि मैंने कुछ पैसा कमाया, मानो मेरी इनकम 10,000 है महीने की, मैं महीने में 10,000 रुपए कमाता हूं. मैंने 10,000 रुपीज में से 5,000 अलग करे एक्सपेंडिचर के लिए कि दिस इज माई एक्सपेंडिचर. 3,000 मैंने अलग करे सेविंग के लिए. 2,000 मैंने अलग करे इन्वेस्टमेंट के लिए. 5,000 मैंने अलग करे एक्सपेंडिचर के लिए कि ये मेरा महीने का खर्चा है, इससे मेरा घर चलेगा, ईएमआई पे करूंगा, इससे मेरा खाना आएगा, कपड़ा, रोटी, मैं डेट पे जाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, जो मर्जी करूंगा, उस 5,000 में से मैं सारा खर्चा करूंगा. मैंने 3,000 रुपए अलग करे सेविंग के लिए. अब सेविंग क्या है? सेविंग एक ऐसा आपके इनकम का पार्ट है जिसको आप फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए सेव करके रखते हो. अब फ्यूचर एक्सपेंडिचर देखो कैसे होते हैं. अब आप सिंपल, आपकी लाइफ चल रही है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार अगर कल को आपने अपने घर में किसी की शादी करनी है, मानो आपकी बहन की शादी है 10 महीने के बाद, तो आप 10 महीने क्या 2 साल पहले ही पैसे को सेव करना स्टार्ट करोगे कि बहन की शादी में इकट्ठा खर्चा चाहिए होगा, तो उस खर्चे को करने के लिए सेविंग करनी बहुत जरूरी है. तो आप अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर दो. सेव करो, सेव करो, सेव करो, और उस सेविंग पे आप प्रॉफिट मेकिंग को एक्सपेक्ट नहीं करते. जब आप किसी अपने इनकम के पार्ट को किसी प्रॉफिट मेकिंग के लिए कहीं पर अलग कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. अब 3,000 मैंने सेव कर लिए कि भाई आगे वाली बहन की शादी है तो तब करेंगे. अब मुझे पता लगा कि 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है. आपने कहा 2,000 रुपए का क्या किया जाए. अब आपका एक दोस्त है इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसने बोला कि यार तू 2,000 रुपए ना खर्च मत कर, इसको ना तू एक काम कर, 2,000 रुपए का ना तू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे. मैंने कहा भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो उसने बोला कि म्यूचुअल फंड में हम हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमें उस पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है. तो मैंने बोला ठीक है ये सही है. उसने, मैंने बोला क्या कर सकते हैं? कह रहा 2,000 रुपए हर महीने डालो और 5-6 साल के बाद विद द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ना काफी ज्यादा चीजें, आपको काफी पैसे ना आपके बढ़ के मिलेंगे. आप लगाओगे 1 लाख, आपको मिलेंगे 1,50,000. आप 1 लाख रुपीज यू विल इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज एंड यू विल गेट 1,50,000 आफ्टर दी 5 years. लेकिन ये कोई स्कीम नहीं है, आपको हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. मैंने कहा ठीक है यार 2,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं. अगर अपनी कमाई में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके हर महीने 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है. तो जब मैंने एक फाइनेंशियल गेन करने के लिए अपनी इनकम में से एक पार्ट को कहीं पर इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. से बात समझ आ गई कि एक्सपेंडिचर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट तीनों में क्या डिफरेंस है. तो अगर आप यहां पर तीनों चीजें देखो तो तीनों के अंदर कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन या इनकम आपको देखने को मिलेगी. और जहां पर इनकम इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, वहां वो क्या होगी? वो होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है. देखो एक बात ना अपने माइंड में घुसा लो कि आपका सीए फाउंडेशन का बीसीके और इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 4 ऑब्जेक्टिव पेपर है. जब तक आप मेरी बातों को समझकर अपने माइंड में एकदम डाल नहीं लोगे ना कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं सब, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्टिव कैसे होती है या कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, जब मेरी बात सुन के उसको समझ नहीं जाओगे तब तक एमसीक्यू सोल्व नहीं होगा. क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि जो मन में आया लिख के आ गए. ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि जो मन में आया लिख के आ गए. इट इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर. यू हैव टू चूज वन ऑप्शन और वहां पर नेगेटिव मार्किंग के चांसेस है. तो हमें दोनों चीजों से बचना है. एक तो हमें आंसर ठीक करना है, दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि आंसर ठीक करके आना है. सेकंड, हमें आंसर गलत नहीं करना. हमें आंसर नहीं आता तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम उसमें से अपने मार्क्स कटवा कर नहीं आएंगे. ठीक है भाई. तो चारों बातें हमें समझ आ गई. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है. नेक्स्ट मैंने बात क्या करी आपसे कि वी आर डिस्कसिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज. दोनों के अंदर बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस की. और बिजनेस का मतलब क्या होता है? पैसा.
बिजनेस क्यों करते हैं हम? हमारा बिजनेस करने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। हमारा क्या, अब देखो उस प्रॉफिट से मैं जितनी मर्जी लोगों की हेल्प करूं, जितनी मर्जी मैं अपना लोगों को पैसे फ्री में दूं, लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करूं, लोगों की मॉनेटरी हेल्प करूं, कहीं एनजीओ में दान देकर आऊं, वो मेरी मर्जी है। लेकिन बिजनेस, जब मैं बिजनेस एक धंधा कर रहा हूं, तो जो मेरी एक ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। मैं ये नहीं बोल सकता कि इस बिजनेस करने की जो मेरी एक ऑब्जेक्टिव है वो कहीं पर दान देना है। हां, मैं उस बिजनेस से पैसे कमाकर दान दूं, मेरी मर्जी है, वो अलग बात है ना। तो बिजनेस may be defined as an economic activity comprising the entire spectrum of activities pertaining to production, distribution, trading of goods and services। तो प्रोडक्शन क्यों हो रही है? प्रोडक्ट बना के आगे मार्केट में बेचने के लिए पैसा मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रही है? जो प्रोडक्ट बनाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग क्यों हो रही है? पैसा कमाने के लिए, तो पैसा मिलेगा। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। We cannot say business is not a non-economic activity. Business is a pure economic activity. Business एक pure economic activity है, अपने माइंड में घुसा लो। हो सकता है कि जो लोग अभी स्टार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, चाहे इंटर का देंगे, चाहे फाइनल देंगे, उनके माइंड में अभी ना हो कि दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं माइंड में, आप में से कई बच्चों का ऐसा होता है कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अ स्टार्टअप। आप अपनी सीए फर्म स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा। तो जो बातें आज हम कर रहे हैं ना, वो आपको तब जरूर काम आएंगी, बिकॉज ऑल दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स। तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन को, तो कोई बोले कि बिजनेस को डिफाइन करो, तो बिजनेस को बोलना कि बिजनेस इक्वल टू पैसा कमाना, डेफिनेशन खत्म। वैसे समझाना भी क्यों है किसी को? सिर्फ एग्जाम में आंसर ठीक लिख कर आओ, बात खत्म। बाकी ज्यादा किसी को ज्ञान नहीं पेलना, है ना। तो 3 टायर डेफिनेशन ऑफ बिजनेस वी हैव। तो हमने बिजनेस की डेफिनेशन को 3 टायर में डिवाइड किया है। हमने नहीं डिवाइड किया, आईसीए ने डिवाइड किया। तो आईसीए जैसे जैसे डिवाइड करेगी वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। हमने क्या करना, हमारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो फर्स्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सेकंड मीडियम पर्सपेक्टिव, थर्ड नैरो पर्सपेक्टिव। तीनों के बारे में हम इंडिविजुअली बात करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल बातें करेंगे, ज्यादा वो डिफिकल्ट में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। व्हाट इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव? मतलब बड़ा पर्सपेक्टिव, ह्यूज वाइड पर्सपेक्टिव। फ्रॉम द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, business may be defined as an economic activity comprising the entire spectrum of activities pertaining to production, distribution and trading of goods and services। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर हम बिजनेस को देखो, अगर मैं ब्रॉडर एक ब्रॉड लेवल पे, एक वाइड लेवल पे अगर बात करूं, तो बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज है। बिजनेस में आप एक प्रोडक्शन भी करते हो, आप बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, आप बिजनेस में मार्केटिंग भी करते हो, आप बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी करते हो, आप बिजनेस में पैकेजिंग भी कर लोगे, आप बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कर लोगे, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ब्रॉड लेवल पे बिजनेस के अंदर सब कुछ आता है। ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बिजनेस के अंदर बहुत कुछ आता है। तो इस पॉइंट से एक क्वेश्चन उठ के आता है, एग्रीकल्चर। हमने आपको यहां पर, मैंने एक फोटो लगाई है ना एग्रीकल्चर की, मैंने यहां पे एक फोटो लगाई है कि एक हमारा प्यारा किसान भाई यहां पर खेत जोत रहा है, दोनों गाय से या बैल से। तो क्वेश्चन मेरा यह है आप लोगों से, क्या एग्रीकल्चर एक बिजनेस है? इन इंडिया इज एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस और अ इंडस्ट्री और अ सेक्टर? क्या बोलोगे आप? सोचो। तो मेरा आपसे कहना यह है कि एग्रीकल्चर क्या एक बिजनेस है इंडिया में, क्या एक इंडस्ट्री है, या फिर एक सेक्टर है? इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इज अ वेरी मेजर थिंग। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी ना हम बिजनेस में इसको डाल नहीं सकते। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज नॉट एन इंडस्ट्री। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज नॉट अ बिजनेस। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आती है, उसको हम बिजनेस में डिवाइड करते हैं कि किसी का एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स बेचने का बिजनेस है, किसी का एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स बेचने का बिजनेस है, किसी का एग्रीकल्चर में गेहूं बेचने का बिजनेस है, किसी का एग्रीकल्चर के अंदर चावल बेचने का बिजनेस है, किसी का एग्रीकल्चर के अंदर
ट्रैक्टर बेचने का बिजनेस है। तो ये सब क्या है? ये सब एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। इंडिया में एग्रीकल्चर इज अ सेक्टर। इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं। एग्रीकल्चर बहुत सारे बिजनेस को जन्म देता है। एग्रीकल्चर बहुत सारे बिजनेस का बेस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे बिजनेस को पुश देता है। लेकिन अपने आप में एग्रीकल्चर इज नॉट अ बिजनेस, नाइदर अ बिजनेस नॉर अ इंडस्ट्री। इट इज अ सेक्टर, इट इज अ वेरी बिग सेक्टर। सो वी कैन नॉट से एग्रीकल्चर इज अ बिजनेस इन इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द other countries, but I'm talking about the India. But majorly, if you think about any country of the world, so you will find that agriculture is a sector because it provides, it provides you the opportunities, the various opportunities to start a business. आप एग्रीकल्चर में से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के, छोटे छोटे एरियाज को पकड़ के अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, जैसे ट्रैक्टर की इंडस्ट्री है कि ट्रैक्टर बना के मैं किसानों को ट्रैक्टर बेचूंगा। पता नहीं ट्रैक्टर क्या होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने, ट्रैक्टर बेचूंगा। तो ट्रैक्टर बेचना, ट्रैक्टर की फैक्ट्री लगाना, ट्रैक्टर की एक इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री में पहले बात कर चुके हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? जब बहुत सारे लोग एक तरह की फर्म्स खोलते हैं, एक तरह के फर्म्स में, एक तरह के बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, तो हमको उनको इकट्ठा करके इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, BSNL, रिलायंस, जियो, आपका एयरटेल, ये सब क्या, ये सब टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ये अलग अपने अपने में अलग एक बिजनेस कर रहे हैं और ये अलग अलग अपने एक, जब इनको इकट्ठा देखोगे तो ये एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है। इंडिविजुअली अपनी अलग अलग कंपनियां, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो अगर मैं बात करूं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो हमने समझ लिया कि भाई बिजनेस का सब कुछ आता है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर है। तो आपने बहुत सारी चीजों को ना आप दिमाग लगा के सोच सकते हो, ठीक है। तो हमने कुछ आपको समझाना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर में आप अब बिजनेस में और सेक्टर में, इंडस्ट्री में कैसे डिफरेंस करोगे, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बिजनेस के अंदर सब कुछ आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक मीडियम पर्सपेक्टिव का। मीडियम पर्सपेक्टिव के अंदर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। एज अ मीडियम पर्सपेक्टिव, बिजनेस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री। हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर सब कुछ ले लिया, हमने प्रोडक्शन भी ले ली, हमने एक एक्टिविटी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग और गुड्स एंड सर्विस, सब कुछ ले लिया हमने कि ये पूरा बिजनेस है। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एज अ मीडियम पर्सपेक्टिव, तो बिजनेस रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी। कि जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैं अपने बिजनेस में सिर्फ शर्ट बनाता हूं, मेरी ही फैक्ट्री में सिर्फ शर्ट्स बनती हैं, तो मेरी इंडस्ट्री क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई। या मारुति सुजुकी, मारुति कंपनी है, सुजुकी कंपनी की फैक्ट्री के अंदर सिर्फ गाड़ियां बनती है, तो वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई। एप्पल आईफोन की फैक्ट्री में सिर्फ आईफोन बनते हैं, तो वो मोबाइल इंडस्ट्री हो गई। ऐसे दुनिया में आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अलग अलग कर सकते हो। तो इंडस्ट्री, जब हम एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो रियल एस्टेट बिजनेस हो, चाहे वो आईटी बिजनेस हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, इन सबको हमने इंडस्ट्री वाइज, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी वाइज जहां हम बिजनेस को डिवाइड करेंगे, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रीज। और ये हम बात करते हैं मीडियम पर्सपेक्टिव में। लार्जर पर्सपेक्टिव में हमने पूरा बात कर लिया कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत बड़े ग्रुप के अंदर एक कंपनी, आपको एक ही कंपनी, जैसे कि आपको आईटीसी ले लो, आईटीसी कंपनी की होटल चेन भी है, आईटीसी कंपनी के आपके अलग अलग तरीके के और प्रोडक्ट भी आते हैं, आईटीसी कंपनी के क्लासमेट की आपकी टेक्स्ट बुक भी आती हैं, आईटीसी के और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट भी, एडेबल प्रोडक्ट भी आते हैं, एडेबल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत बड़ा बिजनेस है। और उस बिजनेस के जब मैं बात करूंगा कि उनकी एक होटल चेन है, तो वो एक होटल इंडस्ट्री हो गई। जैसे टाटा की बात करूं, टाटा एक बिजनेस है बहुत बड़ा, टाटा का अपना एक बहुत बड़ा एक बिजनेस है। उस बिजनेस के अंदर अगर बात करूं तो वहां पर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, उसमें आपको टाटा टी, एक टी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। टाटा की होटल चेन है तो होटल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। बहुत सारी आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। जब मैं बात कर रहा हूं इंडस्ट्री की, पर्टिकुलर एक्टिविटी की, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एज अ मीडियम पर्सपेक्टिव। देखो ये सब समझने की बातें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम बात करेंगे नैरो पर्सपेक्टिव पे। हमने पहले बात करी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे, फिर हमने बात करी मीडियम पर्सपेक्टिव, फिर हम बात करेंगे नैरो पर्सपेक्टिव में। धीरे धीरे हम देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, पहले बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, फिर आए मीडियम लेवल पे, फिर आए नैरो लेवल पे, ठीक है। तो नैरो पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ नैरो पर्सपेक्टिव, बिजनेस में बी डिफाइंड एज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ creating, owning and actively operating an economic organization known as a firm। जब मैं एक छोटे लेवल पे बात करता हूं तो एक हम फर्म की बात कर रहे हैं कि एक छोटे लेवल पे बिजनेस चल रहा है,
उसी बिजनेस के अंदर आप एक ऑक्यूपेशन है आपकी। जैसे आप देखो कि कुछ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे कि भाई आपकी बड़ी इंडस्ट्री, जैसे कि हमने देखा कि भाई ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एक टेलीकॉम इंडस्ट्री है, एक और इंडस्ट्री है। लेकिन कुछ सर्विस सेक्टर को ले लो, जैसे किसी ने एक स्टाफिंग फर्म स्टार्ट करी, तो वही उसका ऑक्यूपेशन है। उसी ऑक्यूपेशन पे वो क्रिएट भी कर रहे हैं, उसको ओन भी कर रहे हैं, एक्टिवली ऑपरेट ही कर रहे हैं। लेकिन एक ही बंदा है ना, एक ही पर्सन सब कुछ काम कर रहा है, तो उसको बोलेंगे वो एक फर्म है, तो वो एक बिजनेस नहीं होता। तो बिजनेस में देखो, बिजनेस है लेकिन वो एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव पे है। वो बिजनेस है लेकिन वो बहुत छोटे पर्सपेक्टिव पे। मानो मैं एक दुकान खोलता हूं या मैंने एक फर्म स्टार्ट करी है ना, जैसे मेरी फर्म है, जैसे आप एक सीए फर्म स्टार्ट करते हो, तो आप उस फर्म के अंदर उसको ओन भी कर रहे हो, उसको आपने क्रिएट भी किया है, उसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हो, उसको ऑपरेट भी कर, सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो वो एक फर्म होगी, तो वो एक बहुत छोटा बिजनेस है। तो नैरो पर्सपेक्टिव पे बिजनेस देखा आपको देखने को मिलेगा, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बिजनेस देखने को मिलेगा, और आपको मीडियम पर्सपेक्टिव पे बिजनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं तो मैं, एक नोट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वन टाइम प्रॉफिट अर्निंग ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। मैं आपको बिल्कुल आपके लेवल पर बात समझाऊंगा ये वाली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा यार एक काम करो, कि मैंने बोला बेटा एक काम करो यार, ये 100 रुपए लो, मेरी क्लास चल रही है, आप एक 100 रुपए लो और नीचे से जाके एक रजिस्टर ले आओ, नीचे से जाके एक डायरी ले आओ, उस डायरी पे मैं आपको होमवर्क लिख कर दूंगा। सॉरी, मैंने क्लास में किसी बच्चे को बोला कि बेटा यार एक 100 रुपए ले ले यार, मेरी क्लास चल रही है बेटा, तो आप नीचे जाके ना एक डायरी ले आओ। तो सारे बच्चे मुझसे वैसे इतना प्यार करते हैं, मैं वैसे बच्चों का दोस्त बन के पढ़ाता हूँ, तो वो मना मुझे करते ही नहीं है। देखो प्यार मोहब्बत है ये, ऐसे कोई किसी की बात नहीं मानता, प्यार मोहब्बत सारी बातें मानते हैं। तो लाइफ में कुछ भी करना है ना आपको, तो सारे काम प्यार मोहब्बत से होंगे। लड़के गुस्से से अपने ऐसे जोर आजमा के ऐसे काम नहीं होगा, प्यार से काम होगा। अगर मुझे आपसे कोई होमवर्क करवाना होगा ना, मैं बोलूंगा बेटा ये एमसीक्यूज कर लो 20, प्यार से नहीं बोलूंगा ना, आप भी नहीं करोगे, अपने लिए भी नहीं करोगे। अच्छा अकड़ दिखाएगा टीचर है तो आप नहीं करोगे। प्यार से बोलूंगा ना, आप कुछ भी कर दोगे मेरे लिए, लेकिन गुस्से से नहीं करोगे। तो प्यार से मैंने बच्चे को बोला कि बेटा यार मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे को एक डायरी दीजिए, 100 रुपए ले ले यार, मुझे नीचे से डायरी ला दे। तो आपने बोला कि सर ये आप 100 रुपए नहीं बोलो। मैंने कहा बेटा आप ये 100 रुपए रख लो, इसमें से आप ये 100 रुपए लो और जाके नीचे मुझे डायरी ला दो। कोई बात नहीं। वो बच्चा नीचे गया और डायरी लेके आया, है ना। तो एक बार आपको, अब मानो डायरी 80 रुपीज की आई, उसने कहा सर ये 20 रुपीज बचे। मैंने कहा बेटा ये आप रख लो, ये आप मेरी तरफ से एक चॉकलेट लेके खा लेना। मुझे कहा नहीं नहीं सर नहीं। मैंने कहा बेटा बड़ा भाई समझ के रख लो, अब बड़ा भाई तो कुछ भी दे सकता है ना। तो मैंने कहा बेटा ये 20 रुपीज आप बड़ा भाई समझ के रख लो, आप एक चॉकलेट खा लेना। तो आपने क्या करा, जब आप वो एक कॉपी लेकर आए, एक रजिस्टर या डायरी लेकर आए, तो आपको उसमें से 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज अ प्योर ट्रेडिंग। इसे गलत तरीके से मत ले जाना कि टीचर पैसे दे रहा बच्चों को। मैं आपको समझाने का तरीका करो ट्रेडिंग कैसे होता है, कि आप एक सामान खरीद के लाए और वो सामान आपने किसी और को बेच दिया, उसमें से आपने प्रॉफिट कमाया, दैट इज ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप वो कोई काम सिर्फ एक बार कर रहे हो, जैसे आप वो काम एक बार कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे आपको आपके दोस्त ने बोला, या आपको एक लड़के ने बोला, आपके सीनियर ने बोला कि यार मेरा ये ना असाइनमेंट लिख दे, मेरे से 100 रुपए ले लियो। उसने कहा ठीक है भैया लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोला 100 रुपए मिलेंगे, पॉकेट मनी बढ़ जाएगी, जाके डोसा खाऊंगा। तो आपने एक बार असाइनमेंट किया, असाइनमेंट लेके उसको दे दिया और 100 रुपए ले लिए और बात खत्म। लेकिन आपका वो काम नहीं है, दोबारा नहीं कर रहे आप, तो दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी। That one time profit making activity you cannot call it as a business. So one time profit earning transaction cannot be termed as business because business is a continuous activity. आप बिजनेस को रोज बार बार एवरी डे करते हो तो वो बिजनेस बनता है। एक बार करने से, एक बार किसी चीज से पैसा कमाने से आप उसको बिजनेस नहीं बोल सकते। तो एक बार किसी चीज से पैसे कमाने को हम बिजनेस नहीं बोलते, प्रॉफिट अर्निंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। मतलब अगर आप एक बार किसी चीज से पैसा कमा रहे हो तो उसको आप बिजनेस नहीं बोलोगे। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, तो यार मुझे लगता है कि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, और इस सिंपल तरीके से आप एमसीक्यूज को भी सिंपल तरीके से सोल्व करोगे। लेकिन जो आपको बोलता हूं ना, उसको आप सेम डे रिवाइज कर लिया करो। जैसे आप अगर आप 1 घंटे की क्लास देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, अकाउंट्स की देख रहे हो, आप किसी भी लॉ की देख रहे हो, बीसीआर की देख रहे हो, तो किसी भी क्लास को अगर आप देख रहे हो ना, तो उसको आप मानो आपने 1 घंटे की क्लास देखी,
हम आपको इसलिए कुछ क्लासेस मोस्टली चैप्टर पार्ट्स के अंदर पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा 4 घंटे का लेक्चर एक नहीं देख सकता ना पूरा, क्योंकि बच्चे को हर सब्जेक्ट पढ़ना है एवरीडे। चाहे आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 4 घंटे सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड करके आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको पार्ट्स के अंदर पढ़ने में इजी रहे, कि ठीक है यार आज एक पार्ट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट पार्ट अब आ जाएगा 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तब पढ़ लूंगा और फिर उसको रिवाइज भी कर लूंगा, है ना। तो रिवीजन करनी बेटा बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। हम अगर समझें कि बिजनेस क्या होता है, देखो बिजनेस क्या है ना, बिजनेस बहुत सिंपल सी बात है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के अंदर आप चीज को, प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हो। आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, दैट इज बिजनेस। उसमें रिस्क भी होगा, उसमें अनसर्टेनिटीज भी होंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, उसमें कैपिटल भी होगा, उसमें आपको लैंड भी चाहिए, उसमें आपको लेबर भी चाहिए, उसमें आपको बहुत कुछ चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। प्रोफेशन की बात करता हूं, हमने बेसिकली समझना है प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिफरेंस। प्रोफेशन क्या होता है? जब आप एक किसी चीज की पर्टिकुलरली पढ़ाई करके, जैसे आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप 4 साल बाद 5 साल बाद चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, तो आप एक प्रोफेशनल बन गए। आपने एक पर्टिकुलर पढ़ाई करी और आपने पर्टिकुलर पढ़ाई करके आप चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। जब आप किसी एक पढ़ाई करने के बाद, जब आप किसी एक एक कोर्स करने के बाद या एक पढ़ाई करने का, जब एक पर्टिकुलर आपको एक एक टैग मिल गया, एक प्रोफेशन का टैग मिल गया कि नाउ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट। जैसे ही आपके 5 साल पूरे होंगे आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए। अब चाहे आप सीए फर्म खोलो, अब चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करो, चाहे आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनो, चाहे आप किसी बैंक के अंदर जॉब करो, आप जो चाहे करो, लेकिन यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट एंड चार्टेड अकाउंटेंट इज अ प्रोफेशनल। सेम जब आप एलएलबी की, लॉ की डिग्री करते हो, तो आप एक लॉयर बनते हो, तो लॉयर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, आप एक प्रोफेशनल बन गए, है ना। जैसे आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया, तो आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनोगे अपने कोर्स को खत्म करने के बाद, तो यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। सेम डॉक्टर, आप एक डॉक्टर बन गए, आपने एमबीबीएस करी, आप डॉक्टर बन गए, तो आप एक प्रोफेशनल बन गए हो डॉक्टर की डिग्री पूरे करते ही। चाहे आप जॉब करो चाहे आप मत करो, लेकिन आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन चुके हो। अब आप प्रैक्टिस करोगे, आप उसको एक्सपीरियंस लोगे, पैसा कमाओगे, वो अलग बात है, लेकिन आप जैसे ही आपकी सीए की डिग्री खत्म हुई, सीए का कोर्स खत्म हुआ, तो आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे, आप एक प्रोफेशनल बन जाओगे। और आपने, अब मानो कोई इंसान बीकॉम करता है, किसी ने बीकॉम करी, तो बीकॉम करने के बाद आपने डिग्री करके आप ग्रेजुएट बनोगे, आप ग्रेजुएटेड पर्सन बनोगे, लेकिन आप प्रोफेशनल नहीं बने। आप एक प्रोफेशनल नहीं हो, बीकॉम करने के बाद आप ग्रेजुएट हुए हो, आप प्रोफेशनल नहीं बने। इसलिए कभी नोटिस करना, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती है, प्रोफेशनल कोर्स 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है। तो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जो आपकी टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट की बात करो, पहले फाउंडेशन के लिए पढ़ोगे, फिर इंटर के लिए पढ़ोगे, फिर आर्टिकलशिप करोगे, फिर फाइनल के लिए पढ़ोगे। कुछ बच्चे एक बार में पार हो जाते हैं, कुछ बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल लगाते हैं। तो कोई टाइम पीरियड नहीं है ना, क्योंकि यू आर बिकमिंग अ प्रोफेशनल। आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो। और प्रोफेशनल बनने के लिए मोस्टली आप देखोगे कि आपके पास अनलिमिटेड ईयर्स भी होते हैं, कि कर ले भाई, जितना तेरा टाइम मन करे पढ़ाई कर ले। आपकी एज 25 साल है तो भी सीए कर सकते हो, आपकी एज 35 साल है तो भी सीए कर सकते हो, आपकी एज 40 साल है तो भी सीए कर सकते हो, है ना। किसी किसी प्रोफेशन में उसके एंट्रेंस एग्जाम को लेके एक लिमिट लगा दी जाती है, लेकिन प्रोफेशन और एक नॉर्मल ग्रेजुएशन में बहुत फर्क होता है। नेक्स्ट बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या है? आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी दुकान पे काम करते हो और अपने काम करने के बदले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको सैलरी, वेजेस मिलते हैं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट।
अब प्रोफेशनल से ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर ये मत समझना। प्रोफेशनल एक प्लम्बर भी हो सकता है। एक प्लम्बर भी प्रोफेशनल है, प्रोफेशन आपका प्लम्बर, प्लम्बिंग करना। वो एम्प्लॉयड नहीं है, वो उसका बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशन। वो आएगा अपना कुट 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 काम करेगा और पैसे लेके चला जाएगा। अब चाहे जिस काम को लेके आप 10 दिन से परेशान है, चाहे वो 10 मिनट में कर दे, वो उसकी नॉलेज है ना। चाहे वो 10 मिनट में करके चला जाएगा, वो उसकी नॉलेज है, लेकिन वो उसके लिए प्रोफेशन हो गया। एम्प्लॉयमेंट, जब आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, कहीं पे एम्प्लॉयड हो और आपको एक पर्टिकुलर टाइम को काम करने के बाद आपको सैलरी या वेजेस मिलते हैं, तो वो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि मोस्टली हम कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोफेशन मींस ऑल दोज एक्टिविटीज which require special knowledge and skills as you are preparing for CA foundation. After that you will start preparing for CA inter, then you will get into CA final. फिर आप देखोगे ना आपके अंदर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल्स आ चुके हैं। जैसे मैंने बात करी प्लम्बर की, प्लम्बर के अंदर स्पेशल नॉलेज है। प्लम्बर का काम आप और मैं नहीं कर सकते। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं, आप वो काम आप और मैं नहीं कर सकते। करंट लगेगा, हम लटके पड़े होंगे पंखे से, लेकिन उसको पता है कौन सी तार कहां बंद करनी है, कौन सा बटन कब चालू करना है कि इस तार में करंट नहीं आएगा, हमें नहीं पता, है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं सेम पॉइंट में मीनिंग को लेके। एम्प्लॉयमेंट मींस व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड अर्न वेजेस सैलरी इन रिटर्न। सिंपल, सैलरीड पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सिंपल बात है। तो हमने यहां पर पहले पहले पॉइंट की बात करी है। कहां चला गया भाई? हमने बात करी यहां पहले एम्प्लॉयमेंट की, फिर हमने बात करी है प्रोफेशन की कि प्रोफेशन क्या होता है। हमने समझ लिया आपको स्पेशल स्किल चाहिए, आप डॉक्टर बनोगे, स्पेशल स्किल्स आएंगे। फिर हम बात करेंगे यहां पर सेकंड की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल एंड अर्न अ लिविंग। बिना पैसे काम नहीं चलेगा। प्रोफेशन का भी मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, क्योंकि देखो बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमको पता है क्या होता है, बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रोफेशन का भी ऑब्जेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमाना है। एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। यहां पर मैं प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी, वेजेस भी लिखता हूं कि जो एम्प्लॉयर है, जो इंसान मुझे नौकरी दे रहा है, जो इंसान मुझे नौकरी दे रहा है, एम्प्लॉयर, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके मुझे सैलरी मिलेगी, वो मेरा प्रॉफिट होगा महीने का या हफ्ते का, 15 दिन का, जो भी मेरी उसे टर्म सेट है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोफेशनल फी। फी क्या होती है? द प्रोफेशनल रिसीव्स बाय रेंडरिंग सर्विस। प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद पैसा लेते हैं। आपने सीए की सर्विस प्रोवाइड करी, हम आपका ऑडिट कर देंगे, 1 घंटे के 5 लाख रुपए लूंगा। भाई लोगे, टेंशन मत लो, तुम बहुत पैसे लोगे आगे जाके, सीए बहुत पैसे कमाता है। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में आपको 1 घंटे के ऑडिट करने के 5 लाख रुपए लूंगा। उसने बोला कर दे, आपने बोला ठीक है दे 5 लाख रुपए। पहले बोला काम तो कर, आपने काम किया, 5 लाख रुपए ले लिए, फीस ले ली, प्रोफेशनल पे सर्विस प्रोवाइड करने की फीस ले ली। एम्प्लॉयर रिसीव अ सैलरी। एम्प्लॉयर फीस नहीं, एम्प्लॉयर सैलरीज रिसीव करते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपने मेरी कंपनी में काम करना है, आपको मैं हर महीने के 50 लाख रुपए दूंगा। 1 मिनट रुको, मैं बोल के घबरा गया हूं, मुझे भी करनी है वो नौकरी। मैं आपको 1 महीने के 50,000 रुपए दूंगा। आपने कहा ठीक है भाई, काम करेंगे, महीने दिल लगा के काम करेंगे, संडे नहीं आऊंगा, संडे छुट्टी करूंगा। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में कोई छुट्टी नहीं होती, प्रोफेशन में कोई छुट्टी नहीं होती। जब काम आएगा तब काम करोगे। लेकिन जब आप किसी फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं किसी एमएनसी में, किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम करोगे, आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशन और यू कैन से एलिजिबिलिटी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड इज रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के अंदर रिक्वायर्ड है। चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट करने के लिए सीए बनना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी सर्विसेज। अब प्लम्बर के लिए डिग्री नहीं चाहिए, प्लम्बर के लिए आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। लेकिन जब मैं सीए की, डॉक्टर की, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं, तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इन एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ जॉब। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अ जॉब। अब आप किसी कंपनी के अंदर मार्केटिंग करते हो, आप किसी कंपनी के मार्केटिंग टीम में हो, तो आपका सिलेक्शन होगा कि आपने मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई करी है नहीं करी, आपको मार्केटिंग की नॉलेज है या नहीं। तो अगर आपको मार्केटिंग की नॉलेज है तो आपको हायर कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आपने मार्केटिंग कभी बुक्स के अंदर ना पढ़, लेकिन आपको मार्केटिंग करनी आती है। जैसे अब अगर मैं बोलूं
कि टीचिंग एक ऐसी सर्विसेज है, टीचिंग के लिए कुछ आपको डिग्री भी अवेलेबल है। आप बीएड कर सकते हो, आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप मास्टर्स करते हो, लेकिन पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक डिग्री चाहिए। पढ़ाने के लिए आपको नॉलेज चाहिए कि पढ़ाते कैसे हैं, कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया हुआ यहां माइंड में घुस जाता है, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल बेसिक आसपास की बातें करके हमें सबको समझा देते हो। तो यह भी चीज मैंने डेवलप करी है अपने अंदर। तो आप चाहे एक प्रोफेशन में हो, चाहे आप एक एम्प्लॉयमेंट में, आप किसी जॉब में हो, तो आप धीरे धीरे अपने स्किल्स को नर्चर करते हो, स्किल्स को आप बिल्ड करते हो। तो आपको प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन एक जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट और बात करेंगे, इन द प्रोफेशन लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। अब मानो कि मैंने एक एलएलबी की डिग्री करी, मुझे एक ऑफिस खोलना है। मैंने ऑफिस खरीदा, 15,000 रुपए का ऑफिस रेंट पे लिया, 1 लाख रुपए का उसके अंदर सारा सब कुछ सारी चीजें ऐड करी, जैसे कि फर्नीचर, चेयर, टेबल, एसी पेसी सब ऐड किया, और मेरा काम धंधा स्टार्ट। यही बात करता हूं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर लैंड चाहिए, बिजनेस में मशीनरी चाहिए, मार्केटिंग की टीम चाहिए, लेबर चाहिए, ऑपरेशन की टीम चाहिए, 1000 चीजें चाहिए। वहां पे इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगी। सो इफ वी कंपेयर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, प्रोफेशन में कैपिटल कम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए ही नहीं। अब मानो आप एक जॉब करते हो, सीए की, आपने सीए करा और आपको एक बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिल गई। अब आपने सिर्फ सुबह उठना है, पैंट शर्ट पहननी है, टाई पहननी है, कोट पहनना है और गाड़ी चला के ऑफिस पहुंच जाना है। ऑफिस के प्रमाइसेस की आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। अब घर से जाने के पैसे तो दोगे ना, उसको भी थोड़ी कॉस्ट पे जोड़ोगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप चाहे बस से आ जाओ, कोई मना किया आपको ऑफिस आने से, आप चाहे मेट्रो से आ जाओ, आपको मना किया, पैदल चल के आ जाओ, 2 घंटे पहले घर से निकलो, पैदल पहुंच जाओ, नहीं है इन्वेस्टमेंट। तो गाड़ी खरीदने को इन्वेस्टमेंट मत समझना, वो आपने अपनी सहूलियत के लिए खरीदी है। जब आप किसी, आपने मानो कि आपने एक्सिस बैंक के अंदर आपकी नौकरी लगती है सीए करने के बाद, आपकी सैलरी है महीने की 1 लाख रुपए, तो आपको ऑफिस में जाकर चेयर, एसी, टीवी, बैठने की जगह, पानी, कॉफी, खाना सब ऑफिस वाले प्रोवाइड करेंगे। आपको दिक्कत नहीं है कोई, आपको सब प्रोवाइड करा कराया मिलेगा। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी वाली जॉब में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो मोटी मोटी बातें हम समझ चुके हैं। बाकी जो आपको पॉइंट है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको किसी पॉइंट में मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आएगी। देखो, एक लास्ट पॉइंट थोड़ा सा को समझता हूं मैं, कि प्रोफेशन स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री कोर्स विद अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी ले लो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी ले लो, चाहे आप डॉक्टरशिप ले लो, चाहे आप एक वकील बन जाओ, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है प्रैक्टिस में कि आप अब इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने जहां बैठते हो उसके पीछे एक बड़ा सा फ्रेम लगाते हो कि भाई मैं सर्टिफाइड, अब मैं डॉक्टर हूं, मैं सर्टिफाइड वकील हूं, मैं सर्टिफाइड, आईसीएआई ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि जा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट तू बन गया। अपने डिग्री, अपने इस पर्चे को अपनी सीट के पीछे लगा ले कि जो भी क्लाइंट आए तुझसे पहले वो सर्टिफिकेट देख ले कि हाँ, कि ट्रस्ट बन गया कि हाँ यार जिसके पास मैं आया हूं वो एक्चुअली में सीए है, वो एक्चुअली में डॉक्टर है, एक्चुअली में वकील है, एक्चुअली में डॉक्टर है। ठीक है, सिंपल। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट विद द ज्वाइनिंग ड्यूटी। जिस दिन मेरी जॉब लगेगी और जिस दिन मैं अपनी ऑफिस में जाके अपनी जॉब को स्टार्ट करूंगा, उस दिन से मेरी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को भी आप इन सबसे कंपेयर करके एक डिफरेंस निकाल सकते हो। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप इन सब पॉइंट पे ना बिजनेस को भी सोच के कुछ निकालोगे कि भाई प्रोफेशन और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, कि बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। बिजनेस से आप जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो। अब मानो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ये ग्लास बनाने का, तो इस ग्लास बनाने के बिजनेस के साथ पहले मैं पानी पीऊंगा। फेवरेट ग्लास है मेरा ये, यही इसी से पानी पीता हूं मैं, सिर्फ पानी। ठीक है, हाँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। मेरे कहने का पॉइंट आपको यह है कि बिजनेस से आप जॉब को क्रिएट करते हो, जॉब सर्च नहीं करते। मानो मैंने एक नौकरी करनी है, तो नौकरी के लिए मैं जॉब क्रिएट नहीं कर सकता। एम्प्लॉयमेंट में
You cannot create a job for someone else. You are seeking a job for yourself only. But in a business, you are creating job. You are creating employment. You are, providing services to the economy, that you are, helping the economy to grow. आप इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हो. तो जॉब क्रिएटर है बिजनेस, जॉब सीकर नहीं है. सिंपल बात है. मुझे लगता है ये चीज है ना, डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं आज. ये जो बातें हम क्लास में कर रहे हैं ना, जो आप हमारी वीडियो देख रहे हो, क्लास देख रहे हो, मुझे सुनते हुए, मुझे बोलते हुए सुन रहे हो, ये बातें ना आपको पूरी लाइफ में बहुत काम आएंगी. मैंने एक बात नोटिस कर लिया हमेशा. मैंने 11th-12th में मैथमेटिक्स ही पढ़ी. मैंने 11th-12th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी. मैंने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा. मैंने बहुत कुछ पढ़ा. मैंने पूरी लाइफ इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ी है. मुझे इकोनॉमिक्स क्यों पसंद है, मैंने क्यों चूज किया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स के लिए. मैं इकोनॉमिक्स बच्चों को सीए के लिए, मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स 11th-12th के लिए, मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूं. मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का शौक क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरी लाइफ काम आती है. इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स ऐसे सब्जेक्ट है ना जो आपको पूरी लाइफ काम आएंगे. आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इकोनॉमिक्स काम आएगी. आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो अकाउंट्स काम आएगी. मैंने इकोनॉमिक्स चूज कर लिया कि मुझे इकोनॉमिक्स सीखनी है और इकोनॉमिक्स बच्चों को पढ़ानी है. इकोनॉमिक्स इतना लाइवली और इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, आप उसको अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट पर जरूर देखो. अब लोग बोलते हैं कि दुनिया साइंस से चल रही है. मैं मानता हूं कि दुनिया में साइंस जितनी जरूरी है उतनी ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक्स भी है. दुनिया में बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, किसी भी कंट्री की ग्रोथ में. आप किसी कंट्री को देखो, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ. कहते हैं कि साइंटिफिक ग्रोथ होगी तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ. इसीलिए आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप किसी भी कंपनी में, किसी साइंटिफिक जगह चले जाओ, आपको इकोनॉमी हर जगह दिखेगी, अकाउंट्स हर जगह दिखेगा. इसीलिए जो आप पढ़ रहे हो ना आज, ये आपको पूरी जिंदगी काम आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. बिजनेस, चला क्यों नहीं है इतनी बदतमीजी. बिजनेस प्रोवाइड मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बिजनेस इकोनॉमी को एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मोमेंटम प्रोवाइड करता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक साइकिल हियर. देखो भाई, मैंने बोला बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर. मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं 10 लोगों को जॉब दूंगा. उन 10 लोगों की इनकम स्टार्ट होगी. वो अपनी इनकम से पैसा कमा के कुछ सामान खरीदेंगे. उस पैसे को अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएंगे. उस पैसे से एसी खरीदेंगे, घर का फ्रिज, टीवी खरीदेंगे. तो अब सोचो, एक चीज लेके चलेंगे कि वो एक दुकान पे गया, उसने एक टीवी खरीदा. उस टीवी से जो दुकानदार टीवी बेचना चाह रहा था उसकी इनकम जनरेट हुई. उसकी इनकम जनरेट होगी तो जो उस दुकान पे बाकी लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम जनरेट होगी, उनको सैलरी देगा. फिर वो जाकर क्या करेंगे, फिर वो जाके मार्केट में सामान खरीदेंगे. फिर जिससे वो सामान खरीद रहे हैं उनकी इनकम जनरेट हो रही है, उनकी इनकम जनरेट होगी तो वो फिर आगे सामान खरीदेंगे, उनकी इनकम जनरेट होगी. तो ऐसे एक साइकिल बनती है. एक फैक्ट्री स्टार्ट होने से एक इंसान का घर नहीं चलता. उस एक फैक्ट्री के स्टार्ट होने से 100 लोगों का घर चलता है, क्योंकि उस फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं. वो 10 लोग और 10 लोग से कनेक्टेड हैं इकोनॉमिक वे में, और वो बाकी 10 लोग और 10 लोगों से, 100 लोगों से कनेक्टेड है. तो एक फैक्ट्री जब 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है तो बेसिकली वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कुछ हिस्सेदारी दे रही है. उस सैलरी से जब वो पैसा किसी की जेब में जाएगा तो वो पैसा सिर्फ एक पॉकेट में नहीं रहता, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है. उस पैसे से वो दाल खरीदेगा, उस पैसे से वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देगा, उस पैसे से वो अपने बच्चे की फीस देगा, और उन तीनों जगह जो पैसे गए हैं उसके आगे भी वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा. उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है. जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी
तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम होगी। जब पॉवर्टी कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इकोनॉमिक साइकिल बहुत इंटरेस्टिंग है, हर पॉइंट पे इकोनॉमिक साइकिल देखने को मिलेगी। एक ग्लास को परचेज करने से इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट होती है, एक फैक्ट्री खोलने से इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट होती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टिंग माय फ्रेंड, जस्ट यू हैव टू कनेक्ट दी डॉट्स। और जब डॉट्स कनेक्ट करने आ गए तो इकोनॉमिक समझ आ गई। ठीक है, कुछ कर्व्स वगैरह हैं, डिमांड कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, वो पढ़ लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं, वो भी कनेक्टेड है, वो भी अलग नहीं है, वो पढ़ लेंगे। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। आप एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट करोगे, है ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना कैपिटल के यू कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। चाहे आप छोटा बिजनेस करो चाहे बड़ा बिजनेस करो। छोटे बिजनेस के लिए कम इन्वेस्टमेंट, बड़े बिजनेस के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट। छोटे बिजनेस के लिए कम कैपिटल, बड़े बिजनेस के लिए बड़ा कैपिटल। और विद टाइम आपकी कैपिटल इंक्रीज भी होती है, क्योंकि आप कुछ पैसे को अपने बिजनेस में हर महीने इन्वेस्ट भी करते हो। जैसे मानो आपने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाए, आपने बोला 50,000 इज माई एक्सपेंडिचर, 20,000 इज माई प्योर सेविंग, जो मैं अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए सेव करना चाहता हूं। बचे 30,000 रुपीज, सो लेट्स इन्वेस्ट दैट 30,000 रुपीज इनटू बिजनेस अगेन। तो आप अपने बिजनेस की एवरी मंथ एवरी ईयर कैपिटल को इंक्रीज भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज भी कर रहे हो। लेकिन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सेकंड, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। डेफिनेटली बिजनेस से बड़ा रिस्क दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर साल हजारों स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं। हर साल इंडिया में हजारों लोग स्टार्टअप करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के स्टार्टअप्स न्यूज बन जाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं। आप हजारों स्टार्टअप्स हो सकते हो, बहुत स्टार्टअप आपके माइंड में आएंगे। कुछ जो नए बिजनेस, नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, वो नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं, नॉर्मल अपनी कमाते हैं, लोगों को सैलरी देते हैं, नॉर्मल पैसा कमाते हैं, और कुछ 5-10 साल बाद जाके फेमस होते हैं। कुछ स्टार्टअप कई सालों तक जद्दोजहद में, मेहनत में लगते हैं कि खुद को बड़ा किया जाए, नाम नहीं बनता, पैसा नहीं बनता, और कुछ स्टार्टअप्स डूब जाते हैं। लेकिन कोई भी स्टार्टअप ओनर, कोई भी बिजनेस ओनर जब एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो किसी के माइंड में यह नहीं होता कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। सब चाहते हैं, और किसी के माइंड में यह भी नहीं होता कि मेरा बिजनेस न्यूज बन जाएगा। किसी के माइंड में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मुझे पूरी दुनिया जानेगी। ऐसा कभी नहीं होता। जब अमेज़न ने अपनी कंपनी एक गैरेज से स्टार्ट करी थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया अमेज़न को जानेगी। जब एक छोटी कंपनी एक छोटे कमरे से, एक छोटे घर से स्टार्ट होती है तो उसको नहीं पता कि 5 साल बाद उसका सफर कैसे रहने वाला है। और जब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उस करोड़ों के ओनर को यह नहीं पता होता कि मेरी कंपनी 5 साल बाद डूब जाएगी। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि आप बहुत पैसा बिजनेस में लगाते हो और बिजनेस डूब जाता है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप कुछ पैसा बिजनेस में लगाते हो और आपका बिजनेस फ्लरिश कर जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन, इट्स ऑल अबाउट योर सर्विसेज, इट्स ऑल अबाउट हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर बिजनेस। तो लाइफ में जब भी कुछ भी करो, चाहे कहीं पे नौकरी करो, चाहे कोई बिजनेस करो, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट करो, कुछ भी करो, दिल से ऑनेस्ट होके, भगवान को थैंक यू बोल के, अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल के, एक ग्रेटिट्यूड पेश करके उस काम को करो। कभी भी लाइफ में आपको असफलता नहीं मिलेगी, एक ना एक दिन सफल हो जाओगे। बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट, इमोशनल बात को छोड़ देते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटीज हमेशा साथ में चलती हैं। कि प्रॉफिट भी होगा, कहते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है, कि भाई रिस्क है तभी पैसा है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क है वही बिजनेस आपको करोड़ों रुपए कमा के देता है। जो बिजनेस बहुत सिंपल है कि भाई ग्लास बनाया, जाके बेच दिया, हजारों लोग कर रहे हैं, क्या पैसा कमाओगे? काम वो करना है जो आपको पता नहीं है कि लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर लोगों ने खरीद लिया तो आप बहुत पैसा कमाओगे। कोई नहीं कर रहा। ऐसे ही रिस्क और अनसर्टेनिटीज बिजनेस के अंदर हमेशा रहते हैं। क्या पता बिजनेस स्टार्ट करने का बिजनेस डूब जाए, बिजनेस कम चले, 5 साल चला, 6ठे साल डूब गया, फैक्ट्री में आग लगी, भगवान ना करे किसी का कभी ऐसा हो,
फैक्ट्री में आग लग जाए, अब तो उसके सॉल्यूशन है, इंश्योरेंस ले सकते हो फैक्ट्री पे। लेकिन रिस्क और अनसर्टेनिटीज हमेशा बिजनेस के साथ चलते हैं, दोनों बिजनेस के भाई बहन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। देखो अगर आपके बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूं, अगर आपके बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो दोस्त वो बिजनेस ही नहीं है। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, नहीं चलेगा। मोटिवेशन 6 महीने बाद चली जाएगी, बिजनेस छोड़ दो यार। मानो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फाउंडेशन में कोर्स कर रहे हो, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे दिसंबर में, आपके पास ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि क्यों करनी है सीए, पता ही नहीं है, बस पापा ने बोला तो कर ली। इंजीनियरिंग लोग करते हैं, पता ही नहीं क्यों करनी है, पापा ने बोला कर ली। यूपीएससी बच्चा दे रहा है, बच्चे से पूछो व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बच्चों को पता ही नहीं, कभी क्लियर नहीं होगा। जब तक आपकी लाइफ में, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अपने लाइफ का वाई, WHY, क्यों, इफ योर वाई इज क्लियर देन यू आर अनस्टॉपेबल। इफ योर वाई इज क्लियर देन यू आर अनस्टॉपेबल। no one cannot stop you if your why is clear. See, just talk about me. Why I am teaching you? Because I want कि जो बच्चे मुझसे पढ़ें उनका सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाए। सो माई वाई इज क्लियर, दैट्स वाई आई एम वेरी मोटिवेटेड। तभी मैं इतने जोश से, एकदम प्यार से, टाइम टू टाइम को पढ़ा के बढ़िया क्लास बनाता हूं आपके लिए कि भाई मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, जितने बच्चों को मैंने मेंटरशिप दी, मैंने कई बच्चों को फ्री में पढ़ाया, मैं मानता हूं ये बात, मैंने बहुत बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, मैंने बहुत बच्चों को मेंटरशिप दी है। आज भी कई बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे हर हफ्ते, हर महीने मुझसे फोन पे गाइडेंस लेते हैं कि सर क्या किया जाए, अब समझ नहीं आ रहा। मैं उनको फ्री में बताता हूं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन ये कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, जो बच्चा मुझसे गाइडेंस ले रहा है, मैं उस बच्चे को फ्री में चाहे पढ़ाऊं, चाहे पैसे लेकर पढ़ाऊं, लेकिन जो बच्चा लाइफ में जो बनना चाहता है मैं उसकी हेल्प करके उसको वहां तक पहुंचा दूं, उसके बाद वो देख लेगा अपने आप। चाहे यूपीएससी का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, चाहे सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, 11th 12th का एग्जाम है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका वाई शुड बी क्लियर। जब जब आपकी लाइफ में आप कुछ भी अचीव करने का सोचोगे और आपका वाई, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट थिंग समडे। कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाएगा भाई। तो सेम ऐसे ही, इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, आपने ही क्यों बनाना है, दूसरा क्यों नहीं बना सकता। आपसे कोई क्यों खरीदेगा सामान, दूसरे से क्यों। आपने एक ग्लास की फैक्ट्री लगाई, दुनिया में 1000 फैक्ट्री है ग्लास की, आपका एक ग्लास क्यों खरीदेगा कोई। तो आपने सोचा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऐसा ग्लास बना दूंगा कि वैसा डिजाइन को बना ही नहीं सकता, ऐसा ग्लास बनाऊंगा जो ऐसे गोल घूम जाए, ऐसी लाइट बनाऊंगा जो लाइट जले तो बिजली का बिल ही ना आए, ऐसी टेबल बनाऊंगा कि टेबल पे फोन चले, इलेक्ट्रॉनिक टेबल बना दूंगा, टेबल चलना स्टार्ट कर देगी, ऐसा कंप्यूटर बना दूंगा कि कंप्यूटर कभी हैंग ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है बिजनेस के पीछे। और अगर बिजनेस के पीछे पर्पस है तो दोस्त आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दीज आर दी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत ही मोटिवेटेड हो गया, एकदम जोश में चला जाता हूं। और आप इसी जोश से पढ़ो और अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर करो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सही लग रहा है ना बाल? थैंक यू। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल, कोई जरूरत नहीं है। हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को एक तरीके से समझा, सिर्फ पैसा कमाना। लेकिन अगर मैं इसको ब्रॉडर तरीके से समझूं तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इकोनॉमिक, वन इज, चलता क्यों नहीं है ये, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑर्गेनिक, फिर नहीं चला, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? पैसा कमाना। टोटली बिलीव इन इट। प्रैक्टिकल अगर बात करूं, क्यों कमाना है पैसा, प्रैक्टिकली बात करो तो क्यों कमाना है पैसा? घर खरीदने के लिए, छत चाहिए, रहना है। अगर एक माता पिता एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन सर्विसेज मिल सके, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छी क्वालिफिकेशन मिल सके, हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा खाना मिल सके। दिस इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेस कर रहे हो,
आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, लेकिन पैसा चाहिए क्यों? पैसा चाहिए क्यों? क्या करोगे पैसे का? सिर्फ पैसा कमाते रहोगे, रहोगे रोड पे? नहीं। पैसा क्यों चाहिए भाई? मानो आप रेंट के घर पे रहते हो, तो पैसा क्यों चाहिए? रेंट भरने के लिए पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? दवाई खरीदनी है, पैसा चाहिए। खाना खाना है, पैसा चाहिए। मसूरी घूमने जाना है, पैसा चाहिए। बैंकॉक घूमने जाना है, पैसा चाहिए। बैंकॉक का नाम सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए होंगे कि हाँ भाई एक बार सीए बन जाओ, बैंकॉक जाऊंगा दोस्तों के साथ। चुपचाप पढ़ाई करो, बैंकॉक जाना ही नहीं। तो किसी ने शिरडी भी जाना होगा, कोई गोवा जाना चाहता होगा, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए। हॉस्पिटल का कभी कभी बिल भरना पड़ जाता है, पैसा चाहिए। ग्रो करना है, फ्यूचर में ग्रो करना है, नई गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर खरीदना है, मां बाप को इंटरनेशनल टूर पे भेजना है, दुबई भेजना है, पैसा चाहिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस इज नॉट ओनली अर्निंग प्रॉफिट। हमने उसको 3 में डिवाइड किया। अगर मैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो द ऑब्जेक्टिव इज सेल करना, पैसा कमाना, अर्निंग करना। ऑर्गेनिक की बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। पैसा इज नॉट एवरीथिंग। कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, तो बंदा कहता है हबीबी कम टू दुबई, यू विल फाइंड कि पैसे से बहुत खुशी मिलती है। तो मैं नहीं मानता भाई, पैसे से खुशी मिलती है। मैं समझता हूं कि खुशी पैसे से नहीं मिलती, पैसे खुशी मिलती है सेल्फ डिपेंडेंट से। जब आप सीए का कोर्स पूरा करके सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे ना, व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग एंड व्हेन यू विल, जब आप अपने घर के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, व्हेन यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन योर फैमिली एज अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, इमोशनल कंट्रीब्यूशन तो आपका ये भी होगा, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करोगे, तो आई यू नो अच्छे से मुझे वो दिन याद है जब हमने फर्स्ट टाइम हम कहीं बाहर खाना खाने गए थे और मैंने फर्स्ट टाइम उस रेस्टोरेंट का बिल पे किया था अपनी सैलरी से। सो आई रिमेंबर द फेस ऑफ माई फादर, ही वॉज वेरी प्राउड कि यार मेरे बेटे ने बिल पे किया है। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स होते हैं ये वाले, अब एक पेरेंट के लिए भी और एक एज अ आपके लिए जब आप कमाना स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। तो जब आप कमाना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए भी वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहेंगे। जब आप पहली बार अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे, जब पहली बार आप अपने घर के अंदर कुछ फ्रूट्स लेकर आओगे अपनी सैलरी के पैसे से, जब आप अपनी पहली सैलरी अपने माता पिता के हाथ में रखोगे, या अपनी आप सैलरी से आप बाहर रेस्टोरेंट का बिल दोगे, सो यू विल फाइंड दैट सेटिस्फैक्शन ना, आपको वो कहीं नहीं मिलेगी। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, सर्वाइवल, हेल्थ की, माता पिता की, पेरेंट्स की, भाई बहन की, आपकी अपनी वाइफ की, बच्चों की हेल्थ ठीक रहे, उसके लिए पैसा चाहिए यार। उसके लिए हम बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने के लिए। ग्रो करना है बिजनेस को, फैमिली को ग्रो करना है। आज छोटा घर है, 2 कमरे का घर है, फिर 4 कमरे का घर लेना है, बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है, पूरी दुनिया खरीदनी है, पूरी दिल्ली खरीद लूंगा, मुंबई खरीद लूंगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। तो मैं थोड़ा सा यार इमोशनल इंसान भी हूं, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते इमोशन सामने आ जाते हैं। फिर कुछ होते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। अगर मैं कुछ बिजनेस की बात करूं तो कुछ बिजनेसेस प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी काम करते हैं। जैसे एक स्कूल आपने स्टार्ट किया, तो स्कूल स्टार्ट करने पे आपको जो गवर्नमेंट से जमीन मिलती है वो सब्सिडाइज्ड प्राइस पे मिलती है, क्योंकि आपके बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतने बच्चों को कम फीस में पढ़ाओगे और इतने बच्चों को नॉर्मल फीस में पढ़ाओगे। हर प्राइवेट स्कूल में कुछ रूल्स हैं कि कुछ बच्चे आपकी जो फीस है उस फीस से पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ परसेंट बच्चों को आपको फ्री के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है। तो एजुकेशन, जब आप एक स्कूल खोलते हो तो आप एक बिजनेस के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ हॉस्पिटल, मानो कि मैं सोचता हूं मुझे एक हॉस्पिटल खोलना है, तो हॉस्पिटल खोलने के साथ साथ आप एक बिजनेस तो कर रहे हो, आप एक प्रॉफिट मेकिंग मशीनरी स्टार्ट कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में कवर हो जाएगी। लोगों को इलाज मिलेगा, सोशली लोग उसमें आप में एक इमोशनली आपसे कनेक्टेड होंगे। पैसा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पैसा देंगे, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी करती है। सैनिटेशन, गवर्नमेंट ने एक कंपनी स्टार्ट करी, वो कंपनी गवर्नमेंट से पैसा लेती है, पैसा कमा रही है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि आपने हर गांव जाके हर घर में एक टॉयलेट बनाना है। दैट इज सैनिटेशन फैसिलिटीज। तो यहां पर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को 3 जगह डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो बच्चों, हमारा आज का चैप्टर
हंसी खेल के साथ साथ, इमोशनल एक एंगल के साथ साथ, प्रैक्टिकल एंगल के साथ साथ यहीं पर खत्म होता है। डेफिनेटली वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सब कुछ पढ़ाएंगे और आपका नवंबर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, एमसीक्यूज कवर करेंगे स्पेशल क्लासेस में। और आई एम प्रोमिसिंग यू कि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा 90 मार्क्स इकोनॉमिक्स के पेपर में पेपर 4 में लेकर आएंगे और सीए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट को फोड़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास को खत्म करने से पहले अगर आप स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की ऐप पर देखना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप। स्पेशल क्लासेस अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज माई कोड साहिल एम। मेरा कोड यूज करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि भाई मेरे कोड यूज करने से आपकी स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाती हैं और आपकी कुछ हेल्प मिलती है। तो मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता। हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो यू विल डेफिनेटली यूज माई कोड। किसी का भी कोड यूज करो यार, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप कोड यूज करोगे तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो अगर आप कोड यूज करोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। आपको डिस्काउंट मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारे से खुश हैं, एक दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत बच्चों से बन रही है हमारी। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आज की क्लास खत्म करने से पहले आज का थॉट ऑफ द डे, हर क्लास के एंड में आपको मैं एक बात करता हूं, थॉट ऑफ द डे देता हूं। थोड़ी क्लास लंबी होती है, तो एक्सेप्ट योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, हैंडल योर प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड फेस योर फ्यूचर विदाउट फियर। हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि पास्ट में जो भी हो गया है उसका रिग्रेट मत करो, प्रेजेंट जो आज है उसे कॉन्फिडेंस से फेस करो, फ्यूचर में क्या होगा उससे डरो मत। 11th 12th कैसे ही बीती है, किसी ने विश्वास किया नहीं किया, छोड़ दो उसको। अभी सीए फाउंडेशन का एग्जाम है, ठान लिया मन में कि कॉमर्स का बच्चा आगे बढ़ेगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनेगा। अगर यह ठान लिया है तो आज पे प्रेजेंट पे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंट होके, प्रैक्टिकल होके पेपर की तैयारी करो, एमसीक्यू सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो और फ्यूचर में क्या होगा उससे न बिना डरे अपने एग्जाम को क्लियर करो। आज का थॉट ऑफ द डे यही था। आई एम श्योर कि बच्चों को मेरी क्लासेस से काफी हेल्प मिलती होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, फॉर कनेक्टेड विद अस। हर क्लास को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस या मेरी क्लासेस कुछ बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको साथ लाइक करो, उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।